तो यार आज स्टार्ट करेंगे फोर्स और फोर्स रिलेटेड कुछ बेसिक्स बताएंगे। इसके अलावा आपको कुछ IIT JEE में आए हुए क्वेश्चंस करवाएंगे। देखिए यार जो फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं वो टारगेट पे 3 चीज़ें हैं। एक है IIT JEE मेंस एंड एडवांस, और एक है आपका नीट और बोर्ड्स। तीनों चीज़ों को कवर करने का प्लान है। बोर्ड्स के लिए NCERT के सॉल्यूशंस आपको दे दिए जाएंगे, थ्योरी हमारी रहेगी, बाकी सॉल्यूशंस आपको NCERT के मिल जाएंगे। IIT JEE के लिए यार एक बुक फॉलो कर रहे हैं GC अग्रवाल, और नीट के लिए भी GC अग्रवाल ही फॉलो करेंगे। SC वर्मा वगैरह भी करवाया जाएगा आपको। तो कुछ लोग DC पांडे का भी नाम लेते रहते हैं बीच बीच में, तो अगर बन जाएगा तो अगर आप लोग लगा रहे होंगे, उसको कर रहे होंगे, यार कर रहे होंगे तभी पूछिएगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो इसके बाद अब फोर्स की बात करते हैं। अच्छा, तो फोर्स चैप्टर नेम है, इसमें हम आपको फोर्स में पहले बता दें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। फोर्स के बेसिक्स, इसके अलावा पुली सिस्टम, स्प्रिंग, और फिर आखिरी में हम लोग चलेंगे टॉर्क पे। तो इतना सारा समझेंगे। टॉर्क का अलग से नेक्स्ट वीडियो रहेगा। फिलहाल फोर्स को कवर करेंगे 3 से 4 लेक्चर में। तो देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स यार 2 टाइप का होता है, एक पुलिंग फोर्स हो सकता है या फिर पुशिंग फोर्स हो सकता है। तो कहा जाता है कि फोर्स जो है या तो एक पुल है यानी कोई खिंचाव है, या फिर एक पुश है यानी कोई धक्का है। तो फोर्स या तो पुल हो सकता है या फिर पुश हो सकता है। अब कर क्या क्या सकता है वो समझ लीजिए कि यार कोई बॉडी है, उसके स्टेट में, बॉडी के स्टेट में चेंज ला सकता है। तो क्या चेंज ला सकता है? तो वो चेंज है आपका कि अगर बॉडी आपकी रेस्ट में है, बॉडी आपकी रेस्ट में है तो इसको मूव करा सकता है, यानी कि इसको मोशन में ला सकता है। अगर आपकी बॉडी मोशन में है, मोशन में है तो उसको जो है रेस्ट पे ला सकता है, यानी रोक सकता है चलती हुई चीज़ को। अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसको एक्सेलरेट कर सकता है, यानी उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, और रिटार्ड भी कर सकता है, यानी उसकी स्पीड को घटा भी सकता है। मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो इतने सारे काम कर सकता है। इसके अलावा जो है वो शेप को भी चेंज कर देता है। देखिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि फोर्स शेप कब चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए कि जो यार प्लास्टिक की पिपिया आती है, कट्टी भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, ये पिपिया है, यहाँ पर उसमें ऑयल भरा जाता है, यहाँ पे ऐसे कैप लगी रहती है ऐसे करके। तो अगर नॉर्मली आप इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे खिसक जाएगी, आगे की तरफ मूव हो जाएगी, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इधर से इसको रोक दिया दीवार पे लगा के, यहाँ सरफेस है और यहाँ पे आपने इसको दीवार पे रोक दिया इसको, अब अगर फोर्स लगाया है, यानी अगर मूव नहीं हुआ, मतलब फोर्स पहले तो क्या करेगा, रुकी हुई चीज़ को मोशन में लाने का प्रयास करेगा। अगर किसी भी कारण से मोशन नहीं करवा पाया तो फिर गुस्से में इसका शेप बदल देगा, शक्ल खराब कर देगा इसकी, समझ रहे हैं। तो क्या करेगा, इसकी शेप वो चेंज कर देगा। तो फोर्स जो है क्या कर देता है, डिफॉर्म कर देता है, शेप में चेंज कर देता है। और फोर्स जो है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन का कॉज है, कारण है, कारण। ट्रांसलेटरी मोशन का क्या है, कारण है। तो हम लोग इसी कारण को पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो यार न्यूटन साहब के 3 नियम थे, जिनमें से हम लोग 2 नियमों के बारे में फिलहाल अभी बात करने वाले हैं। देखिए सेकंड नियम क्या था, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ 9th में पढ़ा था आपने, थोड़ा रिकॉल करने के लिए बता रहे हैं, बाकी फिर हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ कहता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब F प्रोपोर्शनल टू dp वेक्टर अपॉन dt, ये हो सकता है।
यार हो सकता है आपको डिफ्रेंसिएशन ना आता हो, तो आपको बस 3 मिनट ये वीडियो झेलना पड़ेगा अगर आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता होगा तो। बाकी का आपको चाहे आपको कुछ भी ना आता हो, आपको सब समझ में आएगा। तो पी वेक्टर, यहाँ पी वेक्टर क्या है? पी वेक्टर है मोमेंटम, और ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यही मास इंटू वेलोसिटी यहाँ रख दीजिए, बता दिया है। आप 2-3 मिनट इस वीडियो को झेल लीजिए, इसके बाद आपको सब समझ में आएगा। यार कुछ लोगों को डिफ्रेंसिएशन वगैरह आता होगा, नहीं कराएंगे तो फिर वो सोचेंगे कि हमको नहीं आता है, ठीक है ना, इसलिए करवा दे रहे हैं ये चीज़ें। एफ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी टाइम्स, या डी बाई डी टी ऑफ एम वी वेक्टर। डी बाई डी टी टाइम्स नहीं होता, ये एक ऑपरेटर है जो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन, एक सेकेंड फंक्शन। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन को रोकते हैं जैसे डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, और इसका कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर v वेक्टर को रोक लेंगे और d बाई डी टी ऑफ कर देंगे m। तो यार ये इक्वेशन ही हमको फोर्स निकाल के देती है, यही है ओरिजिनल इक्वेशन फोर्स की। बाकी F इक्वल टू एम ए कहाँ से आता है, क्या है, वो भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए आमतौर पर क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसका मास तो यार कांस्टेंट रहता है, ये मास, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो ये तो डिफरेंशिएशन यार 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एफ वेक्टर इक्वल टू एम डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ से F इक्वल टू आ जाएगा m इंटू ए। तो ये खेल हो जाएगा यार, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आता है, F वेक्टर इक्वल टू k टाइम्स डी पी वेक्टर बाई डी टी, ये आता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि k की वैल्यू जो है 1 होती है, तो वही 1 यहाँ रख देंगे, तो इस तरह का सीन बन जाएगा। खैर F वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया? ma। तो ये एक फॉर्मूला मान सकते हैं, यही फॉर्मूला हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। कुछ अदर बातें हैं जो आपको बता देते हैं। देखिए आप लोगों ने अभी तक यही फॉर्मूला सीखा होगा, एफ वेक्टर इक्वल टू एम इंटू ए, और इसका डेरिवेशन इतना ही किया होगा, एम डी वी बाई डी टी, अगर आपने किया होगा 9th में तो। लेकिन यार इक्वेशन हमने ये नहीं, ये लिखी है। देखिए जो लिखी है उसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए एफ वेक्टर इक्वल टू है एम डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर प्लस v वेक्टर d बाई डी टी ऑफ m, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन है f वेक्टर की। अगर मान लीजिए कि कोई रॉकेट है, रॉकेट तो जानते ही होंगे, अब रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है, यहाँ उसका फ्यूल जलता है, फ्यूल यहाँ से जलेगा, फ्यूल जलता है ये, तो पीछे की तरफ क्या करता है? धुआं फेंकता रहता है, और ये धुआं फेंकता है जिसमें से जब धुआं आगे की तरफ निकलेगा तो एक फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा इसमें, जिस फोर्स की वजह से आगे की तरफ बढ़ता है। अच्छा, लेकिन जब इसका फ्यूल जल के धुआं बन के निकल जाएगा तो क्या इसका मास कम नहीं होगा? तो टाइम के साथ इसके मास में चेंज आएगा, तो उस केस में इसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इक्वेशन पूरी की पूरी ये हो सकती है, मगर हमारा काम फिलहाल इतने से ही चल जाएगा। जब आप डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़ा बहुत समझने लगेंगे तो हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन अगर अभी कराने लगेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो फिर आप वीडियो देखेंगे ही नहीं, आधे से ही छोड़ देंगे, मेरी गारंटी है। इसलिए ऐसी गलती हम बिल्कुल नहीं करेंगे। खैर, तो न्यूटन का सेकंड लॉ तो हमने निपटा लिया, अब हम निपटाते हैं थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स मान लीजिए लगा दिए, तो वो बॉडी आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। यानी कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्स के बारे में कह रहे थे न्यूटन साहब, ये बात है ना। बाकी हर मामले में ऐसा नहीं होता है। सपोज दैट आपने किसी को एक मैसेज भेजा, फिर वापस आपको एक मैसेज भेजेगा, ये इस पर मत लगाना, ये कॉन्सेप्ट समझ गए, गालियाँ भी आ सकती हैं। तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखिए एक फोर्स होता है जिसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहा जाता है, वो इसी थर्ड लॉ से ही
पहचान में आया है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपकी ये सरफेस है ऐसे, और इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है m मास का, तो यार इसमें जो है m मास हो गया, और g मल्टीप्लाई कर दे तो वेट बन जाएगा, वही फोर्स बन जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताइए एक फोर्स आया कि नहीं नीचे की तरफ। तो ये सरफेस पे इतना फोर्स लगा रहा है, तो सरफेस भी तो इस पे फोर्स लगाएगी, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है। मान लीजिए आपका ब्लॉक यहाँ रखा है ऐसे, तो ये ब्लॉक जितना ऐसे फोर्स लगाएगा उसी का नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। इस एरिया के परपेंडिकुलर ही बनता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, समझ रहे हैं? तो इस तरह से आता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब यार इतनी कथा समझ लेने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन समझेंगे, उससे फिर हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा फिजिक्स का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यार एक ऐसे करके सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, चिकनी सरफेस है, इसमें रफनेस नाम की चीज़ नहीं है, स्मूथ सरफेस है एकदम, ठीक। यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लॉक रखा है ऐसे, 2 किलो का है, 2 kg का ब्लॉक है। एक यहाँ पे छोटा सा ब्लॉक रखा है, ये 1 kg का ब्लॉक है। अब यार यहाँ पे फ्रिक्शन तो है नहीं, यानी कि अगर यहाँ से हम 3 न्यूटन का फोर्स लगा दें, F = 3 न्यूटन का लगा दिया है फोर्स, तो अगर हम इसमें 3 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं तो यार ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ ट्रांसलेट कर जाएगा, क्योंकि यार नीचे से रोकने वाला कोई है ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, तो आगे की तरफ ये ट्रांसलेट कर जाएगा। आपसे पूछा है कि ये ब्लॉक इस ब्लॉक पर यहाँ जहाँ कांटेक्ट हो रहा है कितना फोर्स लगाएगा, यानी कि अगर ये ब्लॉक इस पर F फोर्स लगाता है स्मॉल f, तो ये ब्लॉक रिएक्शन लगाएगा उसका स्मॉल f। तो बस आपको ये बताना है कि ये ब्लॉक इस पर या फिर ये ब्लॉक इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। एक केस और इसका बनेगा कि ये वाला F = 3 न्यूटन अगर इधर से लगा दें तब क्या होगा, वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग समझते हैं ये वाली कहानी। तो यार एक चीज़ होती है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको FBD बनाना आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया, आपसे इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। फिर देखिए 1 kg ब्लॉक है, तो कैसे दिखाते हैं? पहले हम लोग 1-2 फिगर बनाते हैं, एक में लिखते हैं कॉज और एक में लिखते हैं इफेक्ट, यानी एक में कारण और एक में उसका असर देखते हैं कि क्या हुआ। ये आपका 1 kg का ब्लॉक है, ये वाला उठा के हमने यहाँ रख लिया है, जिसमें हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? F = 3 न्यूटन का। ये तो एक कारण हो गया। दूसरी बात, ये वाला इस पर एक फोर्स लगाएगा तो ये वाली चीज़ इस पर भी एक फोर्स लगाएगी। तो मान लो हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया स्मॉल f, हालांकि एक फोर्स ये ब्लॉक नीचे की तरफ भी ऐसे लगा रहा होगा mg, और तो ये सरफेस भी इस पर एक फोर्स लगा रही होगी r, तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये नीचे नहीं जा पाएगा, जाएगा ये आगे की तरफ ही। तो आप बात समझिए कि यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया? कारण दिखा दिया, और यहाँ पे हम दिखा देते हैं इसका असर क्या हुआ होगा। असर ये हुआ होगा कि ये आगे की तरफ जब फोर्स ऐसे लगा है तो ये इधर की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। मान लीजिए कि वो एक्सेलरेशन स्मॉल a है, तो अगर एक्सेलरेशन में इसका मास, यानी कि इसको हम मान लेते हैं स्मॉल m और इसको मान लेते हैं कैपिटल M, तो इसका छोटे वाले का मास अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी एक फोर्स ही बन जाएगा। ऐसे छोटे वाले का मास हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? फोर्स। ये इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, ये है इफेक्ट। अच्छा एक बात बताइए कि ये पूरा टोटल पूरे सिस्टम का मास कितना है? 1 kg और 2 kg मिला के हो गया 3 kg। तो अगर हम टोटल मास पूछें m प्राइम, तो वो बताइए 3 kg होगा कि नहीं? अच्छा वो 3 kg है और फोर्स है हमारा 3 न्यूटन, फोर्स है 3 न्यूटन और m प्राइम है 3 kg, माने इतना टोटल फोर्स और टोटल मास है। तो अगर हम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आपसे पूछें तो बताइए फोर्स अपॉन
एम प्राइम करेंगे, एफ अपॉन एम होता है यार, एफ बराबर एम ए होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 न्यूटन अपॉन 3 kg, काट देंगे तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन का यूनिट। तो ए कितना आ गया, यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो वही, अच्छा ठीक है, इसका एक्सेलरेशन सबका एक्सेलरेशन बराबर होगा। खैर, तो वही a इक्वल टू 1 हम यहाँ यूज कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा ये बताइए कि ये चीज़ इधर, ये वाला ब्लॉक इधर क्यों गया, क्योंकि इधर से फोर्स ज़्यादा लगा होगा और इधर से फोर्स ये वाला कम लगा होगा। तो अगर मान लेते हैं कि हमने ये वाला फोर्स ज़्यादा है और स्मॉल f कम है, ज़्यादा वाला फोर्स मान लीजिए, जैसे ये मान लो F आता है 1 न्यूटन, अगर मान लो ऐसे ही आता है F, हालांकि 1 न्यूटन नहीं 2 न्यूटन आएगा। तो मान लीजिए अगर 2 न्यूटन आता है और इधर से 3 न्यूटन लगा है, तो पहले इसका 2 न्यूटन, तो ये 2 न्यूटन खा जाएगा, बचेगा 1 न्यूटन, वो आगे जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि पहले F का स्मॉल f माइनस कर देंगे और उसका जो इफेक्ट है वो इक्वल में लिख देंगे ma। तो ऐसे इक्वेशन बना लेंगे हम। ये कॉज हो गया F माइनस स्मॉल f इक्वल टू क्या हो गया, ma। बस अब वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे कैपिटल F की जगह कितना रख देंगे, 3 न्यूटन, माइनस स्मॉल f की जगह कितना रख देंगे वो नहीं पता, स्मॉल m 1 kg और स्मॉल a ये देखिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, तो ये 1 हो जाएगा। 3 माइनस स्मॉल f इक्वल टू 1, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 1, यानी आ गया 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा ये बड़ा वाला ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक पे। अच्छा, अगर आपकी मन में ये भी आया होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि इस वाले का ही अब BD बनाना, ब्लॉक तो 2 थे, आपने तो चीटिंग कर दी, छोटे वाले का बना दिया। तो बड़े वाले का बना लेते हैं दोस्त। बड़े वाले का अगर अब BD बनाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा वाला है बस, और कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इस पर बताओ ये फोर्स लग रहा है कि नहीं, जो फोर्स इस पर लग रहा होगा वो इसी की तरफ लग रहा होगा, तो इस पर फोर्स बताओ ये लग रहा है कि नहीं, स्मॉल f। इसका मास कितना है, इसका मास है 2 kg। अब ये बताओ कि ये ब्लॉक में क्या कोई और फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पे अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये वाला तो इस पे लग रहा है, ये वाला भी इस पे लग रहा है, इस वाले ब्लॉक पे केवल इकलौता यही फोर्स लग रहा है। बाकी जो फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड, कैपिटल mg, उसको तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स खुद ही देख लेगा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल यही एक फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसी फोर्स की वजह से इसमें क्या आया है, एक्सेलरेशन आया राइट साइड की तरफ। अब उसमें अगर मास का मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स आ गया राइट साइड की तरफ। तो ये हो गया कॉज और ये हो गया उसका इफेक्ट। अब बता दें जरा, स्मॉल f बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा, मास है 2 kg और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो f बराबर बताइए 2 न्यूटन आया कि नहीं, यानी कि ये ब्लॉक इस पर 2 न्यूटन का फोर्स, तो ये ब्लॉक भी इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। यानी कि जहाँ पर कॉन्टैक्ट हुआ है तो कॉन्टैक्ट की जगह पर फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का। तो ये बनता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये बताइए कॉन्टैक्ट की जगह पर, जहाँ कॉन्टैक्ट हुआ वहाँ पर फोर्स कितना लगेगा। इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है यार, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे सब समझ जाएंगे। देखिए ये फोर्स यहाँ से हटाता है और हटाने के बाद क्या बोलता है दूसरे वाले केस में कि भाई ऐसा करो कि ये वाला जो 3 न्यूटन का फोर्स है वो आप इधर से लगा दो, या बराबर 3 न्यूटन का फोर्स आप इधर से लगा दो। तो कोई बात नहीं, उसकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। देखिए आप क्या करिए कि ये वाला ब्लॉक बनाइए 2 kg का, बड़ा वाला, ये 2 kg का ब्लॉक बना दिया, इस पे आपने लगा दिया F इक्वल टू 3 न्यूटन, ये हम दिखा रहे हैं कॉज। और इस पे, इसी ब्लॉक पे बताइए ये फोर्स ऐसे लग रहा है कि नहीं, स्मॉल f, तो ये स्मॉल f यहाँ लगा दिया। इसका इफेक्ट क्या आएगा, जब ये पूरा का पूरा ब्लॉक इधर की तरफ धक्का मारेगा, पूरा 3 न्यूटन का फोर्स इस पूरे सिस्टम को धक्का मारेगा, तो बताइए 3 kg मास होगा, 2 kg ये और 1 kg ये, तो फोर्स होगा हमारा 3 न्यूटन और मास पूरा कैपिटल M प्राइम मान लेते हैं 3 kg होगा। तो यार एक्सेलरेशन अभी भी वही आएगा, 3/3 डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कॉज है, इसका अगर इफेक्ट दिखाएंगे 2 kg का, तो 2 kg का मास बना लो और एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में। अरे यार धक्का जब इधर से मारा जाएगा तो एक्सेलरेशन इधर ही आएगा ना, इतना तो समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, मान लीजिए इसका मास कैपिटल M है तो इसमें कैपिटल M इंटू A मल्टीप्लाई कर देंगे,
अब बताइए ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तभी तो इसका असर इधर आएगा। तो F माइनस स्मॉल f इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M इंटू ए। कैपिटल F की जगह कितना रख देंगे 3, स्मॉल f पता नहीं है, M की जगह रख देंगे 2 और A की जगह रख देंगे 1। तो 3 माइनस स्मॉल f इक्वल टू आ जाएगा 2 न्यूटन, और यहाँ से 3 माइनस 2 आ जाएगा स्मॉल f, तो f आ गया 1 न्यूटन। देखिए कमाल हो गया। वही सिस्टम, वही फोर्स अगर आप इधर से लगा रहे थे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आ रहा था, तब आंसर 2 न्यूटन आया था। अभी इधर से पलट के लगा दिया है तो आंसर कितना आया है, 1 न्यूटन आया है। बात वही है कि चीटिंग नहीं करना है, समझना है। देखिए अगर हम इसका FBD ना बना के इसका FBD बना लेते तब क्या होता, तो होता ये कि ये छोटा वाला ब्लॉक इसका इफेक्ट देख ले पहले, कि इसका कॉज देख लें, कारण देख लें कि क्यों मूव हुआ है। तो इसमें यार ये एक छोटा सा फोर्स स्मॉल f लगा है और वजन है इसका 1 kg, और इसका अगर आप कॉज इफेक्ट देख लें, इफेक्ट इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो है एक्सेलरेशन आया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और वजन मास कितना है 1 kg। तो बस ठीक है, इस फोर्स की वजह से ये इफेक्ट है स्मॉल ए में। F इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल ए में, F बराबर आ जाएगा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या आ गया 1 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब फोर्स हमने इधर से लगाया तो आपको पता चली गया होगा कि यहाँ पर जब फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो 1 न्यूटन होगा। इधर से लगाया था 3 न्यूटन का फोर्स, तब फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आया था, तब आया था 2 न्यूटन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हालांकि किसी एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा गया था जब तक ये बुक लिखी गई थी, काफ़ी पुरानी किताब है, हो सकता है बाद में पूछा गया हो कभी। अब यार हम लोग समझते हैं ये ब्लॉक वाला मैटर, आप उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग यार वो सिलाई वाला धागा आपने उम्मीद है देखा होगा, वो यार एकदम फ्लेक्सिबल धागा होता है, फ्लेक्सिबल, और बहुत कम मास होने के लिए उसको मासलेस भी मान सकते हैं, और अनस्ट्रेचेबल। यार बात ये कि वो खींचना नहीं चाहिए ताकत लगाने पे, ऐसा धागा होगा तो उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। फ्लेक्सिबल हो, मासलेस हो और अनस्ट्रेचेबल हो। अनस्ट्रेचेबल हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। मासलेस होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात समझिए, एक ऐसा भी स्ट्रिंग वाले में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक पुली बांधी गई है ऐसे, और पुली कैसी है, पुली भी मान लीजिए मासलेस है, पुली का कोई मास नहीं है, पुली है मासलेस। बुक्स में यार ऐसे कांड हो जाते हैं, पुली क्या बिना मास की हो सकती है, नहीं हो सकती। और ये जो स्ट्रिंग है जिससे ये ब्लॉक को बांध के लटकाया है, इस स्ट्रिंग का अपना कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग मासलेस है। और इधर से हमने एक मास लटका दिया है, इसका, इस स्ट्रिंग का भी कोई मास नहीं है। ये स्ट्रिंग पूरी ऐसे गई है पुली में ऐसे, और ये पूरी लूज नहीं है, एकदम टाइट है। तो कुछ बातें आप समझ लें कि अगर आप यहाँ पर ऐसे करके वॉल पे एक रस्सी बांध के ऐसे फेंक दें, जमीन में छोड़ देते, ये पूरी लूज होगी, इसमें कोई फोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर ताकत लगा के इसको ऐसे करके एकदम सीधी खींच दी, खूब ताकत लगा खींच रहे हैं ऐसे, तो यार इसमें आप फोर्स लगा रहे हैं ना, तो इसमें तनाव आ जाएगा पूरी स्ट्रिंग में, और तनाव आने की वजह से इसमें टेंशन आ जाएगी। आप टेंशन की कहानी समझ लीजिए कि यार टेंशन, अगर मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग है लेकिन उसमें कोई मास नहीं है, तो उस पूरी स्ट्रिंग में कभी भी टेंशन बदलता नहीं है, उतना ही टेंशन रहेगा पूरी स्ट्रिंग में। यहाँ पे टेंशन जितना होगा उतना ही यहाँ रहेगा, बशर्ते ये पुली भी फ्रिक्शनलेस और मासलेस होनी चाहिए। टेंशन इस स्ट्रिंग में जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे होगा, उतना टेंशन यहाँ पे होगा और उतना ही टेंशन यहाँ पे होगा। एक बात समझ गए। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको टेंशन इसके पास में लगानी है, इस ब्लॉक के पास में रस्सी में टेंशन दिखानी है, तो वो इस ब्लॉक से दूर की तरफ होगी, अवे फ्रॉम द बॉडी होगी। अगर टेंशन इस पुली पे दिखानी है तो वहाँ पे जो रस्सी होगी, वहाँ पे जो स्ट्रिंग होगी, उसमें टेंशन पुली से दूर की तरफ होगी। यहाँ पे दिखानी तो इससे दूर की तरफ होगी, इस ब्लॉक में इससे दूर की तरफ होगी। यही कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग चलेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, तो यार मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 1990 में, बताया बाबा आदम जमाने के क्वेश्चन है, 1990 में IIT JEE में पूछा गया था।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। देखिए ऐसे एक स्ट्रिंग लगाया है और यार एक ऐसे स्ट्रिंग लगाया, देख के डरना नहीं, बस खाली समझा हम देंगे। देखो इसके नीचे एक मास है, ऐसे यहाँ पे एक मास लटकाया है यार, एक स्ट्रिंग ऐसे लगा दिया, एक स्ट्रिंग देखो ऐसे लगा दिया और एक स्ट्रिंग ऐसे लगा दिया। तीन अलग अलग स्ट्रिंग है, माने टेंशन भी सब में अलग है, अलग आएगा, आप समझ लीजिए बात को। इस पे टेंशन मान लो कि T1 है और इस पे मान लो T2 है, तो इस पे टेंशन अगर मानते हैं यहाँ से ऐसे तो यहाँ पे T1 हो जाएगी, और इस पे अगर टेंशन मानते तो यहाँ पे ऐसे T2 और यहाँ पे ऐसे T2 हो जाएगी। और यहाँ पे मान लीजिए फोर्स आ गया हमारा, अगर मास कैपिटल M है तो फोर्स कितना आ जाएगा mg, यहाँ फोर्स आ जाएगा mg, तो यहाँ पे mg फोर्स है तो वो टेंशन उतनी ही यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं कि ये जो रस्सी है वो यहाँ से मान लीजिए थीटा एंगल बनाती है, ये जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से थीटा एंगल बना लेती है। थीटा एंगल नहीं दिया है यहाँ पे यार, एंगल भी दिया है, जो फिगर है उसमें एंगल दिया है। फिगर में इस फिगर को ऐसे बनाया है ऐसे करके, और फिगर भी क्वेश्चन में दिया है, तो ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ऐसा कुछ जमेला है, 30 डिग्री दिया है। कहा है कि जो हॉरिजेंटल स्ट्रिंग है उस पे आपको टेंशन बतानी है। ये बताइए कि अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे तो यार 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर वेक्टर आप पढ़ के आए होंगे तो आप समझते होंगे, अदरवाइज देखिए ये फोर्स वेक्टर है और इस फोर्स वेक्टर का जिस डायरेक्शन, जैसे इस एक्सिस से या इस लाइन से एंगल बताइए 60 डिग्री है कि नहीं, तो जैसे यहाँ फोर्स वेक्टर है, इससे अगर एंगल लिया है तो इधर आता है इसका कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा T2 कॉस 60, और इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर की तरफ यहाँ आता है T2 का साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन 60। इतना आपको समझना पड़ेगा। अब कुछ बातें समझिए कि यार यहाँ से ये जो T1 है वो T2 साइन 60 के बराबर होगा। T1 कैसे आया होगा, यही T2 साइन 60 के बराबर ही तो होगा। और ये T2 cos 60 ने किसको बैलेंस किया होगा, mg को, क्योंकि ये पॉइंट एकदम इक्विलिब्रियम में है, ये पॉइंट ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी हिल नहीं रहा, मतलब यहाँ पे सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं। तो ये T2 cos 60 ने इस mg को बैलेंस कर रखा होगा और T2 sin 60 ने इस T1 को बैलेंस कर रखा होगा, तभी ये पॉइंट पूरी तरह से एकदम इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस है, सारे फोर्सेस जीरो हैं। तो बताइए T2 cos 60 को हम बताइए mg के बराबर लिख देंगे। ये फोर्स है यार, यही mg फोर्स, तो यहाँ तक पूरा ट्रांसफ़र हुआ होगा। खैर तो यहाँ जा T2 इंटू 1/2 बराबर आ गया mg, तो यहाँ से T2 आ जाएगा 2 mg। ये बताइए T2 आ गया, और T1 के बराबर बारे में बोला है कि T1 होगा T2 साइन 60 के बराबर, तो यहाँ से T1 इक्वल टू आ जाएगा T2 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। अब यार ये हॉरिजेंटल स्ट्रिंग यही वाली है, यानी कि आपसे T1 ही पूछा है, आपसे पूछा कि इस हॉरिजेंटल स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा, तो बस T2 की वैल्यू यहाँ आप रख दें, तो यहाँ आ जाएगा T1 बराबर 2 mg इंटू √3/2, तो यहाँ से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए T1 कितना आ गया, T1 आ गया √3 mg के बराबर। इतना टेंशन आएगा हॉरिजेंटल स्ट्रिंग में। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन यार आईआईटी में पूछा जा चुका है और काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन भी है। चीज़ें यार बाउंस मारने लगे तो आप बता दीजिएगा, मतलब हो सकता है 11th लेवल पे अभी आप 10th करके आए होंगे ताज़ा ताज़ा, और आपको अचानक से इतना भयानक मिलने लगे तो दिक्कत कई बार हो जाती है। और दिक्कत ना हो रही हो तो बताइएगा, दिक्कत कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दो मास हैं, एक मास ये है और एक मास ये है, दोनों बराबर हैं, स्मॉल m ये स्मॉल m ये। इसमें एक इतनी लंबी स्ट्रिंग बांधी है, लाइट स्ट्रिंग लिखा है इसमें, 2L लेंथ है इसकी,
इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है, इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है 2L, है ना। इसके बाद क्या हुआ है कि इसमें जो है यहाँ पे एक फोर्स लगाया है, कैपिटल F फोर्स लगाया है। ये रस्सी है, धागा है, ये सरिया नहीं है। बात समझो, जब इसको ऐसे खींचोगे तो ये रस्सी ऐसे खिंच जाएगी, ऐसे खिंच जाएगी ना, तो ये दोनों पास पास की तरफ भागेंगे। इतना उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो अगर मान लीजिए धागे से बंधे हुए हैं, इसको यहाँ से ऐसे खींच दें तो ये पास पास की तरफ नहीं भागेंगे, पास की तरफ भागेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ भी आएंगे। कुछ इस तरह का सीन होगा। मतलब इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मगर आप इसको पहले महसूस तो करेंगे कि मतलब बीच से अगर खींचेंगे, बीचों बीच फोर्स लगाया एकदम मिड पॉइंट पे, यहाँ लगा दिया मिड पॉइंट पे फोर्स, ऐसे नीचे की तरफ, तो ये तो ऐसे भी भागेंगे और थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ भी भागेंगे। तो भाग के मान लो ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा यहाँ पहुँचे और रस्सी हो गई ऐसी, ये फोर्स यहाँ पे अब लग रहा है ऐसे। तो अब चूंकि बराबर बराबर वाला खेल है, तो यार ये डिस्टेंस मान लो x है और ये डिस्टेंस भी x है, और ये वाला जो गैप है वो मान लेते हैं कि y है। कुछ इस तरह का सीन बनेगा अगर आप इस बात को समझे होंगे तो। इसके बाद देखिए ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। अच्छा, अगर इधर से सिमेट्री है, दोनों तरफ बराबर बराबर खेल हुआ होगा, तो इधर भी अगर एंगल थीटा तो इधर भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये माना हुआ एंगल है, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए कि इधर अगर टेंशन कैपिटल T आया होगा, इधर ऐसे, तो इधर भी टेंशन यार कैपिटल T ही आया होगा, और इधर टेंशन क्या आया होगा, कैपिटल T, और इधर टेंशन भी क्या होगा, कैपिटल T। अच्छा, अगर हम ये वाला सीन अच्छे से देखें कि यहाँ पे एंगल हमारा कितना है, थीटा है, तो यार इस T का बताओ, जिस लाइन से एंगल लेते हैं उधर क्या आता है, कॉस थीटा, तो इधर आएगा T कॉस थीटा। अच्छा, एक बार नहीं आएगा, इधर वाली T का भी तो कॉस थीटा आएगा, तो ये बन जाएगा 2T कॉस थीटा। ठीक है, दूसरी बात ये बताइए कि ये जा रहा है नीचे की तरफ। अच्छा, ये रस्सी है, वो भी लाइट स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, पूरी रस्सी का कोई मास नहीं। तो इस पॉइंट को जहाँ पर फोर्स को पकड़ रखा होगा वहाँ कोई मास होगा क्या, यहाँ मास जीरो होगा, मास होगा ही नहीं। अगर हम इस पॉइंट का या BD बनाए, पॉइंट यहाँ निकाल लो ऐसे, इसके कॉज लिखते हैं। चलो कॉज बताइए कि इसमें जो है ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और 2T कॉस थीटा लग रहा है ऊपर की तरफ। बाकी अगर मगर भूल जाते हैं, ये फोर्स लगा नीचे की तरफ, 2T कॉस थीटा लगा ऊपर की तरफ, और ये जा किधर रहा है, जा रहा है ये नीचे की तरफ। यानी इसमें इफेक्ट जो नज़र आया वो ये कि ये नीचे की तरफ भाग रहा है, और इसके इस एक्सेलरेशन को हम AY मान लेते हैं। तो अब बताइए इसमें फोर्स F ज़्यादा पड़ गया होगा, 2T कॉस थीटा कम पड़ गया होगा, यानी F भारी पड़ गया हो तो F में से 2T कॉस थीटा माइनस कर देंगे, और इक्वल टू इसका मास कितना है, 0 इंटू AY कर देंगे। कुछ बात तो हमको पल्ले पड़ेगी यहाँ से। एक बात ये कि यहाँ से भैया F माइनस 2T कॉस थीटा, F माइनस 2T कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से F इक्वल टू आएगा 2T कॉस थीटा, और यहाँ से फोर्स हमको दिया था, टेंशन हमने अपनी तरफ से लिया है, तो टेंशन आ जाएगा F अपॉन 2 कॉस थीटा। ये तो आ गया टेंशन इस पे। अच्छा, जब टेंशन आ जाएगा तो आप हमको ये बताइए कि ये एंगल अगर थीटा है ये, तो यहाँ पे इधर साइड में टेंशन हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे बताइए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी कि नहीं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा हो गया तो यहाँ पे बताइए T कॉस थीटा आएगा ऐसे नीचे की तरफ, और इधर की तरफ आएगा T साइन थीटा। तो अगर हम इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो टेंशन T, ये क्या होता है, ये फोर्स होता है, टेंशन भी क्या है, फोर्स है एक तरह का। तो टेंशन कितना आया है, T साइन थीटा, और T साइन थीटा को अगर मास से डिवाइड कर दें तो इस डायरेक्शन का बताओ क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन का आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो अगर हमको निकालना हो तो हम AX मान सकते हैं, इधर वाले एक्सेलरेशन को, इस डायरेक्शन वाले को AX मान सकते हैं, और इधर वाले को AY मान सकते हैं। तो हमें अगर AX निकालना है तो T साइन थीटा डिवाइडेड बाई M कर देंगे। अच्छा, जबकि हमारे पास T कितना है, T है F अपॉन 2 कॉस थीटा,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी की वैल्यू F/2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन m। तो m आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा F/2m, और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा। अच्छा, तो यहाँ से निकल आया ax। लेकिन आप ध्यान दें कि क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया था, यानी tan थीटा भी हटाना है हमको। तो ये रहा y, ये रहा x। अब अगर हमको tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan थीटा हमारा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो हो जाएगा ax इक्वल टू F/2m, और ये आ जाएगा x/y। ये क्या आ गया, x/y आ जाएगा। लेकिन एक बात और समझिए, तो इतना आप उम्मीद है समझ गए होंगे। हम थोड़ा बहुत यहाँ से मिटाने वाले हैं, क्योंकि इसको भी और सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें से यार y भी जो है वो भी तो अननोन है। अच्छा, ये बताइए कि ये रस्सी पूरी, ये और ये जोड़ के 2l थी, शुरू में याद है ना, तो आधी इधर होगी l और आधी इधर होगी। अब अगर हमको इसमें से y निकालना हो, ये x पता हो और ये l पता हो, और ये y निकालना हो, तो हम यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे, जिसमें से हमको पता चल जाएगा कि l² बराबर x² प्लस y² होगा, और y² इक्वल टू आएगा l² माइनस x², यानी y इक्वल टू आ जाएगा √l² माइनस x²। तो बस यही यार y की जगह वहाँ पर हम रख सकते हैं। तो यहाँ से बताइए ax बराबर क्या आ जाएगा, F/2m इंटू x/√l² माइनस x²। ये है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में इस मास का। इस मास का भी इस डायरेक्शन में इतना ही एक्सेलरेशन आएगा। दूसरी बात, अगर आपको चेक करना है कि इधर की तरफ कितना होगा, तो इधर की तरफ फोर्स यार आपको t cos थीटा दिया है, मास से आप डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपको आंसर। तो ये एक क्वेश्चन था जिसको फ़िलहाल इस बुक के हिसाब से अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है, तो किसी एग्ज़ाम में पूछा जा भी सकता है। और तो टाइम अभी हो गया है, तो इस हिसाब से अभी तो वीडियो को रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम आपको बताएंगे। अभी स्ट्रिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे स्प्रिंग की तरफ, और स्प्रिंग के बाद फिर टॉर्क को समझा जाएगा, फ्रिक्शन, फिर उसके बाद टॉर्क।